अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा डिफरेंट बात करेंगे। क्रिकेट पे करते हैं, हम स्क्वॉश पे करते हैं, बॉक्सिंग पे करते हैं। गोया हर फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स पर आपको पता है ये प्लेटफॉर्म उसके लिए हाजिर है और उस पर हम बात करते हैं। आज बड़ी अहम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और एक ऐसी स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक है जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, रेसलिंग। बड़ी दुनिया में पॉपुलर तरीन स्पोर्ट्स है। WWE के रेसलर्स को पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है, सबके हीरोज़ हैं, सब उन्हें देखते हैं। पाकिस्तान में रेसलिंग के मयार क्या हैं? पाकिस्तान में इस खेल को कितनी पजीराई है? पाकिस्तान में रेसलिंग फेडरेशन कब से खामोश है? हालांकि पाकिस्तान और भारत, अगर मैं इन दो मुल्कों की बात करूं तो रुस्तम हिंद से लेकर झारा पहलवान हो, भोला पहलवान हो, नासिर भोलू हो, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में गुजरे। ख़ास तौर पे मैं नासिर भोलू, जहरा और रुस्तम हिंद और ये सारे बड़े बड़े रेसलर्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का असासा हैं थे। पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। एक वक्त था कि अनोखी जैसे शानदार रेसलर्स पाकिस्तान में आया करते थे, यहाँ रेसलिंग के दंगल सजा करते थे, रिंग सजता था, दुनिया देखने आती थी। हमारे रेसलर्स ने अनोखी से लेकर बड़े बड़े रेसलर्स को चित किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में ऐसी को रेसलिंग को किसी की नज़र लगी कि ये स्पोर्ट्स खो सी गई। हालांकि हमारे पास इतना टैलेंट मौजूद है, मैं इसका खुद गवाह हूँ कि वो बेचारे रेसलर्स छोड़ छोड़ के कभी कबड्डी की तरफ जा रहे हैं, कभी बॉक्सिंग की तरफ जा रहे हैं, कभी किसी तरफ जा रहे हैं। उनके पास मौक़े नहीं। लेकिन अभी हालिया दिनों नेपाल में होने वाला एक बड़ा शानदार बैनुल-अक़वामी इवेंट हुआ रेसलिंग का। उस रेसलिंग के बैनुल-अक़वामी इवेंट में सऊदी अरब में पैदा होने वाले एक पाकिस्तानी लड़के ने, जिनके सिर्फ 29 साल की उम्र है, अतर जाहिद, उन्होंने कमाल कर दिया। पूरी दुनिया की नज़रें अपनी तरफ मबजूल करवाईं जब उन्होंने रिंग में उतरा और उतरने के बाद उन्होंने भारतीय रेसलर को पछाड़ दिया। और ये कोई आम बात नहीं है। देखें, रेसलिंग के मौक़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कोचिंग स्टैंडर्ड्स का जिक्र कर रहा हूँ, स्पॉन्सर्स का करेंगे, पैसों की बात करेंगे, हुकूमती सतह पर पजीराई की, फ़िटनेस की, उसके बाद आपका खाना पीना, डाइट, राइट डाइट क्या है, फिर चोटें लगती हैं तो डॉक्टर के पास जाना होता है। इसके डॉक्टर बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं। आपको पता है मैं हमेशा इस पर बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ डिफरेंट तरीके से ट्रीट की जाती है। तो जिनका चेहरा आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, अतर जाहिद, उन्होंने आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। अतर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। इंटरनेशनल रेसलिंग चैम्पियन है, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, एक और उभरता हुआ सितारा है पाकिस्तान का। 6 साल से रेसलिंग के रिंग में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये। अतर, कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अतर, जिस स्पोर्ट से आपका ताल्लुक़ है ये पाकिस्तान का ना फ़ख्र हुआ करती थी। मैंने अभी नाम ले लिया काफ़ी सारे रेसलर्स का, नासिर भोलू का, भोलू पहलवान का, झारा का, फिर रुस्तम हिंद का और बड़े ऐसे लातादाद रेसलर्स का। अतर, एक तो आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? पहले ज़रा इससे शुरू करते हैं, फिर हम नेपाल इवेंट पे आएंगे, फिर ज़रा पाकिस्तान में रेसलिंग के मयार पे बात करेंगे। आपको कैसे ख्याल आया रेसलिंग करने का? जी एक्चुअली मेरे फादर रेसलिंग देखते होते थे। वीसीआर का ज़माना होता था तो तब वो कैसेट्स ला के तो रेसलिंग देखते थे। तो मैं भी 2-3 साल की उम्र से मुझे भी शौक हो गया। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया फिर मैं खुद कैसेट्स लाना शुरू हुआ, फिर डीवीडी लाना शुरू हुआ। फिर इससे मुझे यही था कि क्यों ना इसी चीज़ को मैं परस्यू करूं और इसी में आगे जाऊं। तो मैंने फिर इसकी प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली और अल्लाह का शुक्र है आज मैं इंटरनेशनल हैवीवेट चैम्पियन हूँ और पाकिस्तान को हर जगह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तैमूर, बड़ी मुश्किल बात होती है कहना ये कि जी मैं हैवीवेट चैम्पियन हूँ, इसके लिए बड़ा खून पसीना बहाना पड़ता है। अच्छा तैमूर, ये सफ़र शुरू होता है 12 साल की उम्र से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने प्रॉपरली ट्रेन करना खुद को 12 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया? बिल्कुल। अच्छा, कैसे तैमूर? एक तो तैमूर नहीं, अतर। ओ सॉरी, अतर, सॉरी यार, वो हमारे ज़रा मुंह पे चढ़ गया। वो तैमूर हमारे हैवीवेट बॉक्सर है ना, माजरत। हाँ जी अतर, एक तो ज़रा इस पर हम बात करेंगे। ये जो 12 साल की उम्र में आपने शुरू किया, उस वक्त कैसे ख्याल आया? वालिद साहब ने क्या हेल्प की? कहाँ गए रेसलिंग के लिए? और कैसे सोचा कि यार मैं टीवी पर तो देखता हूँ जैसी उछल कूद वो रेसलिंग के रिंग में WWE में हो रही होती है, ये मैं भी कर लूँ। इसके लिए ट्रेनिंग बड़ी परफेक्ट चाहिए होती है। जी बिल्कुल, मेरी जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा कि मैंने रेसलर बनना है और अगले दिन वो हो गया। मुझे इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल और हार्ड वर्क करना पड़ा, तब जाके मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो यही था कि सऊदी अरब में एकेडमीज़ और हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं।
तो वहाँ पे मैंने जाके ये इसकी ट्रेनिंग ली और मेरे फादर ने मुझे यानी काफ़ी सपोर्टिव थे वो इस बारे में। मेरी मदर थोड़ा वो कहती थी कि नहीं ये क्या कुट खाने वाले काम है, ये बहुत रिस्की काम है, ऐसे यानी दूर हो जाओ, ये कुट खाने नहीं। वाले काम है, हाँ, ये सही बात है, वालदाएं तो ऐसे ही कहती हैं। बिल्कुल, तो ये कोई काम नहीं है, ये क्या करोगे तुम इसमें जाके। लेकिन मुझे ये था कि मैंने कुछ भी हो जाए इसी चीज़ में आगे आना है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है हर जगह। तो मैंने फिर इसकी ट्रेनिंग ली प्रॉपर और अल्लाह का अच्छा करम है। सर, एक तो आपको फ़ायदा ये होगा ना कि आप सऊदी अरब में पैदा हुए, बिल्कुल तो ज़रा मुझे बताएं सऊदी अरब में क्या माहौल है, वहाँ पर क्या फैसिलिटी है? जी, सऊदी अरब में तो इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटीज़ है। आप मेडिकल फैसिलिटी देख लें, आप ट्रेनिंग फैसिलिटी देख अच्छा। लें। बिल्कुल, तो वहाँ पे तो कुछ यानी आप कुछ भी आप नेम इट, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी। तो वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट कोचेज़ हैं। तो अगर कोई भी यानी ट्रेनिंग लेना चाहता है वहाँ पे तो उसको फ़ौरन वो चीज़ अवेलेबल होती है। तो आई एम ब्लेस्ड कि मैंने भी वहाँ पे यानी ये सारे कुछ वहीं से सीखा है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आज। कैसे आसानी हुई है सर, ज़रा जानना इसलिए चाहूँगा कि सुनने वालों के लिए ज़रा ज़रूरी होता है। आपको कैसे वो अरीना मिल गया? फादर ने इसके लिए फाइंड आउट किया, सर्च आउट किया आपके लिए, जहाँ पर जाके आप ट्रेन शुरू करें, जहाँ पर जाके रिंग हो, आपको पता हो कि रिंग में कैसे उतरना है, और फिर ये सारी ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग का आगाज़ भी तो कहीं से हुआ ही होगा ना कोई आपको इनिशियल स्टेज पे तो कैलिस्टो नहीं मिल गए होंगे ऑब्वियसली। इनिशियल स्टेज पर तो आपको लोकल कोचेज ही ट्रेन करना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, मैंने पहले जिम से शुरू किया था, तो मेरे फादर ने जिम सेलेक्ट किया था मेरे लिए। तो वहाँ से फिर करते करते फिर मैं डिफरेंट कोचेज़ और उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। फिर वहाँ पे रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुए, फिर मैं वहाँ जाके उनसे ट्रेनिंग ली। तो वहाँ पे फिर ये था कि वहाँ पे अमेरिकन कोच कैलिस्टो ने वहाँ पे ट्रेनिंग देना शुरू की। तो वहाँ से ये सारा कुछ यानी हम सबका ये इसमें वर्क था कि क्योंकि यही था, मेरा एक ही काम था, लोगों का होता है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, मेरा शुरू से था कि मैंने रेसलर बनना है। तो जब आपको पता है जब आप एक चीज़ में चले जाते हैं फिर रास्ते अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा यही था कि कुछ भी हो जाए यानी मैंने इसी काम में आना है। तो वहाँ से फिर सारी चीज़ें यानी फाइंड आउट करने के बाद इजी होती गई मेरी जर्नी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर ट्रेनिंग इसकी कंप्लीट की। अच्छा, आज से 6 साल पहले प्रोफेशनल रेसलिंग का आपने आगाज़ किया, 6 साल हो गए आपको रिंग में उतरते हुए। 6 साल पहले प्रोफेशनल रेसलिंग, इसके लिए राह किसने दिखाई, कैसे मिली, और कैसे पता चला कि प्रोफेशनल रेसलिंग में ऐसे कदम रखते हैं? जी, इसके लिए तो ज़ाहिर है जैसे मैंने आपको बताया ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो वो जो मेरे कोचेज़ थे जितने भी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि अब आपने ये करना है, वो करना है, आपकी ये स्ट्रेंथ है, आपकी ये वीकनेसेस हैं, आप में अब आपने इस चीज़ में जाना है, आपने इसको ये चीज़ ऐसे नहीं करनी। तो सारा मेरे कोचेज़ ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है और जितने भी थे आई एम ब्लेस्ड कि उन्होंने मुझे प्रॉपर वे दिखाई, प्रॉपर डायरेक्शन दिया और उस पर मैंने अमल किया और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। बैनुल-अक़वामी फ़ाइट के लिए मैं एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक से वापस आऊँगा, ज़रा आपसे जानूँगा बैनुल-अक़वामी फ़ाइट और फिर बड़ी फ़ाइट्स लड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, एंट्रीज़ कैसे मिलती हैं, अपना नाम कैसे देना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद आम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है। और हमारे यहाँ जब भी बॉक्सर भी आए हैं तो उन्होंने भी, बेचारों ने खुल के अपनी परेशानियाँ हमें बताई हैं कि जी खुद से करना पड़ता है, एंट्री फीस होती है, सब कुछ होता है, तो वो सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। ज़रा वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। अतर साहिद हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल रेसलर, हैवीवेट चैंपियन। अभी रिसेंटली उन्होंने इंडियन रेसलर को हराया, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अतर, पहली फ़ाइट कब लड़ी आपने, अगर हम कहें कि प्रोफेशनल लाइफ की पहली फ़ाइट, और किसके साथ लड़ी, कौन था ओपोनेंट? जी, मैंने अपनी पहली फ़ाइट 2018 में लड़ी और वो पाकिस्तानी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको भी बीट किया और पाकिस्तान को प्राउड किया। और फिर उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने सऊदी अरब में मेरे काफ़ी मैचेस हुए। फिर उसके बाद यानी ऑल राउंड द वर्ल्ड, अभी मेरा रिसेंटली जो नेपाल में मैच था ये इंडियन के साथ था, तो ये इंटरनेशनल हैवीवेट चैम्पियनशिप का मैच था। तो अल्लाह का शुक्र है, यानी अल्लाह का करम है कि मैंने इंडियन को भी हराया और आप सबको प्राउड किया। अच्छा, जब हम देखते हैं ना रिंग में उतरना बड़ी आसान बात लगती है, भी आए रिंग में उतरे, बिल्कुल। एक दूसरे को जफ्फी डाली, गिराया, ये ऐसे नहीं होता, ये बड़ी ताकत का खेल है। अच्छा, फिर आप हैवी वेट हैं, हैवी वेट्स में तो वैसे ही बड़े कम लोग दिखाई देते हैं हमें, बिल्कुल। और दुनिया भर में अब तो हैवी वेट्स का टाइम ख़त्म हो गया, तो अब दूसरी कैटेगरीज में जा रहे हैं लोग। हैवी वेट, आपको लगता था कि आप अपना वेट गेन कर लेंगे और दुनिया भर में जो हैवी वेट्स हैं उनके साथ टकराने को तैयार होंगे? इसके लिए कितनी मेहनत की आपने, चूँकि वेट गेन करना ये बड़ा एक ट्रिकी काम है। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे काफ़ी इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ा। तो मेरी हाइट भी ज़्यादा ही है, 6'5". तो आपको पता है जब लंबे बंदे को वेट गेन करना हो तो उसके लिए वो एक आम आदमी से ज़्यादा उसका डाइट हैवी होनी चाहिए, ज़्यादा उसका प्रॉपर रेस्ट और हैवी ट्रेनिंग होनी चाहिए।
तो ये मुझे काफ़ी इस चीज़ में वर्क करना पड़ा, लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि मुझे प्रॉपर कोचेस मिले और जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, गाइड किया। और यानी इस तरह के मुझे काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यानी अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ में। अच्छा, एंट्री कैसे होती है अथर, जब आपने इंटरनेशनल फाइट लड़नी हो, क्या इसका प्रोसेस क्या है? बतौर रेसलर आप खुद से कैसे अप्रोच करते हैं इंटरनेशनल फाइट के लिए, ये पूछना चाह रहा हूँ। पहले तो आपकी ट्रेनिंग होती है, वो आप वो ठीक है, मतलब आप इंटरनेशनल फाइट के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट के लिए, अपना रेसलिंग में नाम एंट्रेंस के लिए, इसका क्या तरीका कार होता है? जी, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आप चैंपियन हैं, तो ये है कि आपको चैलेंजेस आते हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो फिर आप रेसलर्स को चैलेंज करते हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। तो चैलेंजेस आते हैं तो आप फिर वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर वहाँ से आपकी यानी एंट्री होती है, मैच कार्ड बनता है, मैच सिलेक्शन होती है। तो यही है कि फिर जिस कंट्री में वो मैच होना हो, फिर वहाँ आप जाते हैं, तो वहाँ पे इवेंट होता है, तो अपने अपोनेंट का फेस करते हैं। इसके सारी चीज़ों के लिए अतर ज़ाहिर है सरमाया भी खर्च होता है, ये कोई मुफ्त में काम तो नहीं होता। कैसे कौन कर रहा है अफोर्ड, स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, ज़रा इसके बारे में तो हमें खुल के बताएं। जी, मेरे पास तो कोई स्पॉन्सर नहीं है, जो भी मैं खर्चा कर रहा हूँ वो अपनी पॉकेट से ही कर रहा हूँ। खुद कर रहे हैं? बिल्कुल खुद से कर रहा हूँ, और पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, पाकिस्तान को प्राउड करने के लिए, पाकिस्तान का फ्लैग हर जगह रेस कर रहा हूँ। तो अभी तक तो मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, जो खर्चा हो रहा है वो मेरी अपनी पॉकेट से ही हो रहा है। अच्छा, अभी आपने इंडियन फाइट लड़ी, आपको अंदाज़ा था कि इंडियन फाइट लड़ने के बाद इंडियन रेसलर के साथ जो फाइट लड़ेंगे आप उसको हरा देंगे, तो कितना पाकिस्तानियों के एक तो इमोशंस बड़े जुड़े होते हैं, इंडिया पाकिस्तान की रिवलरी वैसे भी आपको पता है हर स्पोर्ट्स में दिखाई देती है, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो रेसलिंग तो फिर बड़ी मज़ेदार गेम है। तो फाइट से पहले क्या सोच रहे थे, क्या था दिमाग में? जी, मेरे माइंड में ये था कि कुछ भी हो जाए, मैंने बस ये मैच जीतना ही जीतना है। तो मेरा ऐसा नहीं था कि मैं यानी टाइटल लिए बगैर यहाँ से जाऊँगा, मेरा ये था कि मैं आज यहाँ पे इंडियन को हरा के तो इंटरनेशनल हैवीवेट चैंपियन बन के यहाँ से निकलूँगा। तो ये सब यानी पाकिस्तानी अवाम का ही यानी उनकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ये जो मेरी विक्ट्री है मैंने पाकिस्तानी यूथ और नेशन को ही डेडिकेट किया है कि आप सबकी विक्ट्री है, मेरे अकेले की अच्छा, विक्ट्री ये नहीं है। बताएं, जब आपने लड़ना हो तो आप हम अक्सर देखते हैं कि दूसरे ओपोनेंट जो होता है उसके बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन लोग रिसर्च करते हैं कि यार इसकी वीकनेस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, और ये किस चीज़ पर ज़्यादा हावी हो जाता है, किस तरह से इसको ज़ेर किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप टेक्निकलिटीज़ आप जानते हैं बेहतर। तो आपने देखा था कि उस रेसलर की कितनी फ़ाइट्स पहले हो चुकी हैं, वो किस तरह की रेसलिंग स्टाइल करता है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई डिफेंसिव होता है, तो क्या उसके बारे में आपने देखा था? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये जो मेरा अपोनेंट था ये मेरे से पहले अमेरिकन रेसलर को भी बीट कर चुका है, क्रिस मास्टर को। तो मुझे इसके लिए काफ़ी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ी थी, मैंने और मेरे कोच ने काफ़ी यानी इस पे प्लानिंग की थी और स्ट्रैटेजीज बनाई थी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जब मैं रिंग में गया तो जाहिर है जब आप रिंग में जाते हैं तो ओपोनेंट की अपनी स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, तो उसने अपनी भी स्ट्रैटेजीज बनाई हुई थी, लेकिन जो मेरी प्लानिंग थी वो तो वहाँ पे रिंग में यूज़ नहीं हुई। फिर मैंने जो किया, मैंने देखा कि ये इस तरह कर रहा है, रिंग में इस तरह चल रहा है, फिर वहीं पे मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे ऐसे करना है। तो ऑन द स्पॉट फिर मैंने डिसाइड किया कि इसका काउंटर मूव अब मैं ऐसे करके तो अब मैंने इसको बीट करना है। तो अल्लाह का करम है कि वही हुआ और मैंने अपना फिनिशर डेजर्ट स्लैम मार के उसको बीट किया और टाइटल विन किया। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, तो ऐसा होता है ना, अभी जैसे आपने भी बताया कि एक तो तैयारी कर ली, माइंडसेट बन गया, और दूसरा रेसलर उस माइंडसेट के मुताबिक अपनी टेक्निक चेंज कर गया, फिर आपने भी चेंज की। इसमें कितना ज़्यादा शार्पनेस चाहिए होती है, कितनी महारत चाहिए होती है, कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है? नहीं, ये सारी गेम ही प्रैक्टिस किया है, शार्पनेस किया है, आपका माइंड उस टाइम एक्टिव होना चाहिए। तो जब मैं रिंग में जाता हूँ मुझे तो और किसी चीज़ की होश नहीं होती, यही होता है कि मैंने बस इसको मार के और टाइटल विन करना है और जीतना है मैच। तो ये फिर ऑन द स्पॉट ही आपको डिसाइड करना होता है कि आपका अपोनेंट अब ये कर रहा है तो आप इसको कैसे लेके चलते हैं। तो इसके लिए तो ये सारी गेम ही टेक्निक शार्पनेस किया है, तो ये जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी ट्रेनिंग हुई होगी तो ये फिर वही चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी रिंग में। अच्छा, ये बताएं, कितना टाइम देते हैं दिन में जिम को और ट्रेनिंग को अपनी? जी, हमारी ये ट्रेनिंग दिन में 5 घंटे की होती है, एवरी अल्टरनेटिव डे, क्योंकि एक दिन का आपको बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। बिल्कुल। तो एक दिन इसमें रिंग ट्रेनिंग होती है, एक दिन जिम होता है। तो ये होता है कि रिंग ट्रेनिंग तो 3 घंटे की होती है और जिम 2 घंटे का होता है। तो उसके साथ फिर हमारी डाइट हमें बहुत हैवी रखनी पड़ती है रिकवरी के लिए, क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी बॉडी रिकवर भी नहीं कर पाएगी। फिर डाइट के साथ हमें प्रॉपर रेस्ट लेना होता है, तो 8 घंटे की नींद हमें मस्ट चाहिए ही चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। अगर नींद भी प्रॉपर नहीं होगी, सिर्फ आप ट्रेनिंग करेंगे, डाइट भी अच्छी होगी, तब भी उसका भी फ़ायदा नहीं, जब तक आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा रिकवरी के लिए। अच्छा, अभी आपने डाइट का भी जिक्र कर दिया, इस पर भी मैंने बात करनी है।
फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब हम ब्रेक से आएंगे तो मैं ज़रा दीगर चीज़ों पर करूँगा। डाइट, अच्छा क्या चीज़ ऐसी है जो डाइट में सबसे इम्पोर्टेंस रखती है आपके लिए? एक तो ज़रा ये बताएं हमें। दूसरा ये कि बॉडी में चुस्ती भी चाहिए होती है ना, कुछ डाइट ऐसी होती हैं कि आपकी बॉडी को सुस्त कर देती हैं, कार्ब्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, लोग उससे बचते हैं। ये सारी चीज़ें कौन आपको गाइड करता है? क्या खुद से आप इस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं या आपके जो कोचेज़ हैं, मेंटोर्स हैं, वो भी इस पर काम कर रहे होते हैं डाइट को लेकर ख़ास तौर पे? जी, हमारी डाइट हमारे कोच ही बनाते हैं। फिर ये होता है कि हमें बहुत बैलेंस डाइट रखनी होती है। ऐसा नहीं होता कि हमने कार्ब्स छोड़ दिए, फैट छोड़ दिया। हमारी डाइट बैलेंस होती है, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट और प्रॉपर फैट, यानी जितने आपकी बॉडी को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो उस हिसाब से जैसे मेरी डाइट है, मेरा अराउंड 400 प्रोटीन होता है, 350 कार्ब्स होते हैं, 100 ग्राम फैट होता है। तो ये है कि डाइट में मेरी चिकन, ओटमील, वाइट राइस, स्वीट पोटैटो और हेल्दी फैट्स, फ्रूट्स, मटन, फिश, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सप्लीमेंट्स में काफ़ी यूज़ करता हूँ, प्रोटीन, ओमेगा 3, जिंक, मल्टीविटामिन्स। ये अलाउड तो है? ये अलाउड है जी, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। फिर आप अपनी ट्रेनर के साथ वो आपको कंसल्ट करता है कि आप ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। तो ये सारी मेरी बहुत हैवी डाइट इंजरीज होती होती है। हैं अथर इस गेम में बहुत ज़्यादा। कभी खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि बड़ी कोई सीरियस इंजरी हुई हो किसी रेसलिंग में? जी, इंजरीज तो बहुत इसमें ज़्यादा होती हैं और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई सीरियस इंजरीज तो नहीं हुई, लेकिन माइनर हुई हैं। नी में मेरे लगी है, एल्बोस में लगी हैं, जॉइंट्स में लग जाती है, लेकिन कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई फिर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं डॉक्टर से कंसल्ट? सऊदी अरब में करते हैं, पाकिस्तान मेरा ख्याल है आप तो बड़े शायद पाकिस्तान रहते भी नहीं है ना? जी, मैं सऊदीया में ही होता हूँ, तो वहीं पे जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजियोथेरापिस्ट कैसे है और वहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरीज को किस तरह से देखा जाता है? पाकिस्तान में तो बड़ा मसला हो रहा है कि स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए अलग एक मेडिकल शोबा डेवलप करना है और मुझे लग रहा है अब होगा, अभी तक हुआ नहीं है। तो वहाँ ये है, इतनी अदराक है, इतनी नॉलेज है लोगों को स्पोर्ट्स इंजरीज के हवाले से? जी, बिल्कुल है। और वहाँ पे तो ये स्पोर्ट्स का अलग से डिपार्टमेंट है और वहाँ पे तो हर किस्म की एथलीट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो यही है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये प्रॉपर यानी आपको बताते हैं कि अब आपको ये हुआ है तो आपने ऐसे रिकवर करना है, प्रॉपर रेस्ट आपका, फिर वो बताते हैं कि इतना, फिर प्रॉपर मेडिकेशंस। तो वहाँ पे तो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो सारा मेरा जो ट्रीटमेंट वगैरह होता है वो वहीं से होता है। अच्छा अथर आए अब पाकिस्तान, ज़रा पाकिस्तान की भी बात करेंगे चूँकि अथर पैदा सऊदी अरब ज़रूर हुए हैं लेकिन पाकिस्तान का झंडा उठाकर रिंग में उतरते हैं और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है ये कि इस तरह के शानदार हैवी वेट रेसलर पाकिस्तानी हैं। अच्छा अब हम वापस आएंगे जब ब्रेक से तो ज़रा बात करेंगे हुकूमती सतह पर पजीराई। अभी रिसेंटली राना मशहूद साहब से भी इनकी मुलाकात हुई। राना मशहूद तमाम स्पोर्ट्स हलकों के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। पूछते हैं क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, और प्राइम मिनिस्टर से भी शायद मेरा ख्याल है मुलाकात होनी है इनकी कुछ दिनों में। तो क्या इनके जहन में है? फिर पाकिस्तान में रेसलिंग फेडरेशन के बारे में ये कितना जानते हैं? क्या किसी ने रब्ता किया रेसलिंग फेडरेशन से या नहीं? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अथर साहिद इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियन हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में। अथर, एक तो ये बताएं कि आपकी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई राना मशहूद साहब से, कैसी रही मुलाकात और अप्रोच कैसा हुआ राना साहब से, कैसे मुलाकात हो गई? जी, मेरी राना मशहूद साहब से 2 दफ़ा मुलाकात हुई है, एक दफ़ा नेपाल जाने से पहले और एक दफ़ा नेपाल से आके। तो जो पहली मुलाकात थी उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया था और कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कंट्री के लिए। और उन्होंने कहा था कि मेरा विज़न है कि आप ही इंटरनेशनल हैवीवेट चैम्पियनशिप टाइटल वहाँ पे जीत रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तो फिर अभी जो मेरी उनसे सेकंड मीटिंग थी तो वो भी काफ़ी अच्छी हुई और उन्होंने मुझे काफ़ी एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया। और उन्होंने कहा कि आपने पूरी कंट्री को प्राउड किया, ये सिर्फ आपकी जीत नहीं है, हम सब की जीत है। तो उन्होंने काफ़ी एक्नॉलेज किया मुझे। अभी कोई सुना है कि आपकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होने वाली है, शहबाज शरीफ साहब से? जी बिल्कुल, ये राना साहब ने मुझे कहा कि अब मैंने आपकी मैं मीटिंग करवाने लगा हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, तो अभी मेरी उनसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात है अथर आपकी अब इंशाल्लाह। फिर क्या सोचा है प्राइम मिनिस्टर के आगे, क्या क्या चीज़ें रखेंगे? और फिर पाकिस्तानी यूथ जो आगे आना चाहती है और उनके पास मौक़े नहीं है, पैसे नहीं है, आप तो अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई राहें खोलने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, मैं प्राइम मिनिस्टर से यही बात करूंगा कि पाकिस्तान में जितने भी एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए, भले वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मोरल सपोर्ट हो, तो उनको यानी आगे लाया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। और बिल्कुल मैं पाकिस्तानी यूथ के लिए काम करना चाहता हूँ और मैं एक इस चीज़ पे भी पर्सनली काम करना चाहता हूँ। आजकल मैं देखता हूँ पाकिस्तानी यूथ अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि किसी तरह इनको स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए, फिटनेस की तरफ लाया जाए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ है। अभी कुछ अरसे तक आप देखेंगे जिसकी हेल्थ अच्छी हो, जिसके सर पे पूरे बाल हों, किसी को कोई डिजीज़ ना हो, ये चीज़ें स्टेटस सिंबल बनने वाली हैं। तो मैं ये यूथ के लिए काम करना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ों में आएँ। और अगर आप जवान हैं, जवानी खुद एक बहुत बड़ा नशा है, आपको किसी नशे की ज़रूरत ही नहीं।
तो मैं ये चाहता हूँ कि यूथ को किसी तरह मोटिवेट और इनकरेज किया जाए हेल्थ एंड फिटनेस में लाने के लिए, तो उस पर मेरा प्लान है कि मैं इस पर काम करूँगा। यार कोशिश करें अतर मुलाकात हो आपकी तो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन को ज़रा फाल करवाएं। किसी को पता ही नहीं है पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन कहाँ है, क्या कर रही है, हमें खुद नहीं इसका पता, बड़े अरसे से खामोश है। तो क्या जब आप जीते, इतना बड़ा टाइटल माशाल्लाह जीत गए आप, इतना नाम हो गया, पूरी दुनिया के अखबार टेलीविज़न चैनल्स पर नाम चल निकला, तो क्या पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने अभी तक कोई राब्ता शाब्ता किया? को पता है आपको कि रेसलिंग फेडरेशन भी है? नहीं, अभी तक तो मेरे से उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो मुझे तो इस बारे में आइडिया नहीं है कि यहाँ पे है या नहीं, लेकिन मेरे साथ तो अभी तक कोई उनका कांटेक्ट नहीं हुआ। सऊदी अरब में रेसलिंग फेडरेशन कैसे काम करती है? फाल काम करती है? जी बिल्कुल, वो तो बहुत एक्टिवली काम करते हैं और जो भी एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाता है वहाँ पे, और उनकी प्रॉपर एक एक चीज़ पे वर्क किया जाता है, फिर जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो फिर उसी बेसिस पे उसको आगे लाया जाता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ, हमारे यहाँ रेसलिंग फेडरेशन है, फिर भी मतलब एक लड़का जीत कर आता है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे पड़ोसी ममालिक तमाम ओलंपिक्स में अपने रेसलर्स को भेजते हैं, आप तो खैर प्रो रेसलिंग में चले गए, प्रोफेशनल में, ये जो एमेचर रेसलिंग और प्रोफेशनल का बड़ा मसला है यहाँ पर। अतर अगर आपको आइडिया हो कि जो प्रोफेशनल रेसलर्स हैं, प्रो रेसलर्स हैं, उनको ओलंपिक्स में नहीं जाने देते, तो कभी दिल में ख्वाहिश थी कि मैं भी ओलंपिक्स के लिए जाऊँ? अभी तक तो नहीं इस तरह मेरा कोई प्लान था, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में मेरा इस तरह मैं इस पर वर्क करूं और प्लान करूं, लेकिन अभी तक तो नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में रेसलिंग फेडरेशन जिसका मैंने आपसे जिक्र भी किया है, मोहम्मद अब्दुल मुबीन साहब हैं उसके प्रेसिडेंट हैं, और सैयद आकिल शाह साहब उसके चेयरमैन हैं। तो अगर आपकी मुलाकात होती है, क्या बात करना चाहेंगे उनसे और क्या कहना चाहेंगे? और एक ज़रा स्पॉन्सर्स के हवाले से भी, अगर आप, हमारा फोरम ओपन है कि आपको अगर देखें खुद से लड़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, स्पॉन्सर्स को क्रिकेट से हट के भी बाकी गेमों को प्रमोट करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर मेरी उनसे मुलाकात होती है मैं एथलीट्स के बारे में बात करूंगा, जो पाकिस्तान में एथलीट्स इस तरह परेशान हैं जिनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही, तो मैं उन्हीं के बिहाफ पे बात करूंगा कि उनको इस तरह आगे लाया जाए, उनको अप्रिसिएशन मिले और जिस भी किस्म का उनको सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड करें। और दूसरा, आपने स्पॉन्सर की बात की, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया मेरे पास तो कोई स्पॉन्सर नहीं है, जो भी मैं कर रहा हूँ अपनी पॉकेट से ही कर रहा हूँ। फिर इसके साथ जितनी भी ट्रैवलिंग, एकोमोडेशन और जो कुछ भी होता है वो सारा मेरी अपनी पॉकेट से ही जा रहा है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट है प्रोफेशनल रेसलिंग, इसमें जितना भी एक्सपेंस होता है वो डॉलर्स में होता है, तो लेकिन मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। फ्यूचर प्लान क्या है सर? फ्यूचर प्लान मेरा यही है कि WWE तक जाना और वहाँ जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान का फ्लैग रेस करना, फिर उसके अलावा यानी हर जगह जाओ जहाँ में मैं फ़ाइट करूँ, पाकिस्तान का फ्लैग रेस करूँ और पाकिस्तानी नेशन को प्राउड करता रहूँ। बहुत शुक्रिया अतर जाहिद, इंटरनेशनल रेसलिंग चैम्पियन। अभी रिसेंटली नेपाल में होने वाले बहुत बड़े इवेंट में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। सऊदी अरब में पैदा हुए 29 साल शानदार रेसलर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, और मैं भी उम्मीद करूंगा और रेसलिंग फेडरेशन से भी दरख्वास्त करूंगा कि हमारे रेसलर्स को देखें, सपोर्ट करें, इससे बाहर आ जाएं प्रो और एमेचर रेसलिंग के फ़र्क से। जो जीत कर आ रहा है उसको सपोर्ट करें, हर लेवल पे सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तान में दीगर लोगों के लिए वो रोल मॉडल बने और फिर इस स्पोर्ट्स में लोग आना शुरू। अतर जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।